लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर और गुड गवर्नेंस से इथिकल गवर्नेंस, और अब तो एक नया टर्म जो यूज हो रहा है थियोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात होने लगी है। अब समस्या ये है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस यूजफुल इन ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, इस संदर्भ में स्पष्टतः दो तरह की अवधारणाएं मिलती हैं। एक अवधारणा जो परंपरागत विचार है, जो हम लोगों ने देखा, मैक्स वेबर की थियरी, फ्रेडरिक टेलर की थियरी, जो मानते हैं कि प्रशासन का कार्य और नौकरशाह का जो कार्य होता है वो शासन की नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है, उसकी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करना है। ऐसे शासन को रूल बेस्ड शासन कहते हैं। परंतु जो गुड गवर्नेंस या इथिकल गवर्नेंस या थियोक्रेटिक गवर्नमेंट की जब बात होने लगी तो ये मूल बेस्ड नहीं रह गया, ये वैल्यू बेस्ड हो गया। अब विधि आधारित शासन नहीं रह गया, बल्कि मूल्य आधारित शासन हो गया। जो विधि आधारित शासन को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि जो सरकार की नीतियां बनती हैं, सरकार के कार्यक्रम बनते हैं, वो एक अतीत काल के दीर्घ अनुभव पर आधारित होते हैं। अतः उन नियमों का कठोरता से पालन होना चाहिए, और यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करें तो ये प्रशासन में और संगठन में इनडिसिप्लिन आ जाएगा। तो प्रशासन और संगठन को डिसिप्लिन बनाने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ये प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है। लेकिन एक नया सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है, और सर्वे का रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी संगठन या प्रशासन की सफलता या उपलब्धि में आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट का जो योगदान है वो केवल 20% है। 80% कंट्रीब्यूशन इमोशनल इंटेलिजेंस का है। और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल बड़ी महत्वपूर्ण है जो आप सबके समक्ष रख रहा हूं कि दो कैंडिडेट आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एक थ्रू आउट टॉपर है, एक मीडियोकर है। जो टॉपर है वो ट्रेनिंग सेंटर पर भी टॉप करता है, जो मीडियोकर है वो पास होता रहता है, टॉप नहीं करता है। जब दोनों की पोस्टिंग फील्ड में होती है तो जो टॉपर है, थ्रू आउट टॉपर है, उसकी जो रेटिंग है वो लो आने लगी, और जो मीडियोकर है उसका तो वो रेटिंग हाई आने लगी। अब यह समस्या उत्पन्न हो गई कि जो मीडियोकर है उसकी रेटिंग हाई क्यों आने लगी, और जो व्यक्ति थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है उसकी रेटिंग लो आने लगी। तो देखा गया कि दोनों के वर्किंग स्टाइल में अंतर था। जो टॉपर था वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, वो केवल फाइल में सिमट के रहता था, और जब फाइल से फुर्सत पाता था तो इंटरनेट पर एक्ट स्टैट्यूट पढ़ता रहता था। लोगों से उसका इंटरेक्शन कम होता था, यहां तक कि ऑफिस बियर थे उनसे भी उसका इंटरेक्शन कम होता था। परंतु जो दूसरा था, जो मीडियोकर था, वो फाइल निपटाने के साथ साथ जो ऑफिस बियर थे उनसे एक कॉर्डियल रिलेशन बनाए हुए था, उनसे बातचीत करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, उनके ग्रीवांस को सुनता था।
और जहाँ तक हो सके उसको दूर करने का प्रयास भी करता था। तो ऐसा देखा गया कि वो जहाँ भी जा रहा है उसके जो कर्मचारी हैं वो उसके लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं, इसलिए उसकी रेटिंग हाई आने लगी। लेकिन जो टॉपर महोदय थे, जो फाइल तक सिमट कर रह जाते थे, जो किसी से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते थे, जो किसी से बातचीत नहीं करता थे, बिल्कुल रिजर्व रहते थे, उनकी रेटिंग हाई आने लगी और उनका हर एक 6-6 महीने पर ट्रांसफ़र होने लगा। अब यह जो सर्वे था, उस सर्वे के आधार पर एक नया रिजल्ट सामने आया कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका कार्य केवल नीतियों का क्रियान्वयन करना नहीं है, बल्कि नीतियों का कैसे क्रियान्वयन करना है इस पर भी बल देना होगा। इसीलिए ये देखा गया कि 80% सफलता संस्थान की, प्रशासन की और संगठन की इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। 20% केवल इंटेलिजेंस कोसेंट की बात हो रही है। इन्हीं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में इमोशनल इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़ा डिवाइस के रूप में लिया गया और कम से कम वैल्यू बेस्ड जो शासन है उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा डिवाइस है, बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा हम सरकार की नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसका फाउंडेशन क्या है। तो डेनियल गोलमैन कहते हैं कि इसके 5 आधार स्तंभ हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, इम्पैथी, सिंपैथी नहीं इम्पैथी, समानुभूति या परानुभूति। सिंपैथी और इम्पैथी पर अलग से मेरा वीडियो होगा, लेकिन सिंपैथी केवल वर्बल होती है और इम्पैथी केवल वर्बल नहीं होती है। दूसरे की फीलिंग को महसूस करना। कहा जाता है ना कि अपने टू पुट योर लेग्स इन अदर शूज, अपने पैर को दूसरे के जूते में रखना, तो वो जो फीलिंग आती है वो इम्पैथी होती है। इसके बाद जो चौथा स्तंभ माना वो था सोशल अवेयरनेस, और जो 5वां स्तंभ माना डेनियल गोलमैन ने वो था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्थात प्रभावशाली संवाद। ये 5 आधार दिया है डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। परंतु यदि समवेत विचार किया जाए इमोशनल इंटेलिजेंस पर, डिफरेंट थिंकर्स को देखा जाए, तो इसके 4 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। और चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको लीडरशिप भी कहते हैं। हम एक एक करके देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में ये चारों सद्गुण होने चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों, हमें अपने जीवन में भी इमोशनल इंटेलिजेंस को धारण करना चाहिए। जब सेल्फ अवेयरनेस की बात हम करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हमें अपनी कमियों को महसूस करना, हमें अपनी कमियों को पहचान करना। हर एक मनुष्य में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी है, क्योंकि परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन मैं बार बार कहता हूं कि केवल और केवल ईश्वर में है। जो भी इस सृष्टि में आया है वो सब इम्परफेक्ट है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। जब केवल और केवल अच्छाई हो जाएगी तो ये शरीर भी सस्टेन नहीं करेगा, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर कमी है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके अंदर ये कमी है, ये दूसरा बताता है, तो अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना, अपनी कमी की पहचान करना और उनके ऊपर जागरूक होना,
ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। यदि हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तब उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इफ आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज आवर इमोशंस एंड देन नेचुरली आई मे बी एबल टू मैनेज इट। पहले तो हमें अपनी कमियों को के प्रति जागरूक होना होगा। पहले तो हमें अपनी कमियों की पहचान करनी होगी। अभी तो हमें यही नहीं पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है। तो अपनी कमी को पहचानना ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। और इसमें 4 पिलर इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, अर्थात जो हमारे अंदर कमजोरी है, जो अयोग्यता है, उसके प्रति हम अनअवेयर हैं, जागरूक नहीं है। हमें क्रोध आता है, हमारे अंदर लोभ है, लेकिन हम उसके प्रति चैतन्य नहीं है। दूसरी अवस्था वो आती है जब कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, जब हम अपनी अयोग्यता या अपनी कमी के प्रति जागरूक होते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये कमियां हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। दूसरी अवस्था में हमने अपनी कमी का पहचान कर लिया, उसके प्रति अवेयर हो गए। तीसरी अवस्था होती है जब कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब हम बुराई को अच्छाई में तब्दील करने का प्रयास करते हैं और उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं। क्रोध आया, गाली दिया, गाली देने की आदत है, तो पहले तो पता ही नहीं कि ये बुरी चीज़ है, बाद में पता चला बुरी चीज़ है। तो बुरी चीज़ है तो इसको छोड़ेंगे। तो छोड़ने के क्रम में आप सजग होंगे, फिर जहां स्थिति आएगी फिर सजग होंगे कि नहीं ये बुरी चीज़ है। ये तीसरी अवस्था होती है। और यह सजगता इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाती है, अर्थात अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब वो आपके जीवन का अंग हो गया है। अब आपको अभ्यास नहीं करना है, वो स्वभावतः आप उससे अलग हटते जाएंगे। और इस प्रकार आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो कमी है, उसके प्रति आप जागरूक हो जाते हैं। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन अपनी कमी का पहचान करना ही पर्याप्त नहीं है, उसको मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना, ये भी जरूरी है। ये दूसरी चीज। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ दूसरी अवधारणा विकसित होती है, वो है सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, अभी हमने बताया कि इफ आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज आवर इमोशंस एंड देन आई कैन मैनेज इट, और आई मे बी एबल टू मैनेज इट। जब हमें कमी आ गई, पता चल गई कि ये कमी है, तो उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। कैसे नियंत्रित करेंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कमी को कैसे मैनेज करता है, ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर्सन पर निर्भर करता है। दैट इज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, बट देयर इज नो सिंगल फार्मूला। कोई एक फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर सभी को हम आधारित करते हैं। ये फार्मूला परिस्थिति जन्य होता है। लेकिन कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबके समक्ष। मान लीजिए कि आपको क्रोध आता है, तो जब भी क्रोध आवे तो आपने रियलाइज कर लिया कि आपको क्रोध आ गया, तो आप उसके परिणाम पर सोचिए कि क्रोध में आ करके यदि हमने कोई कार्य कर दिया तो उस कार्य का परिणाम क्या होगा।
तो आपका क्रोध मर्यादित हो जाएगा। आपके अंदर लोभ आया तो आप हमेशा उसके रिजल्ट पर सोचिए कि इसका परिणाम क्या है। आपने हत्या करने का विचार बना लिया, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, तो आप हमेशा इन परिस्थितियों में रिजल्ट के बारे में सोचिए। तो ज्यों ही आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, आपका वह जो विचार है वो संकुचित हो जाएगा, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करना, परिणाम पर ध्यान देना। दूसरी चीज कि आप क्रोध की अवस्था में जब भी आपके अंदर इमोशन आते, इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, ये सब जो मनोभाव हैं इन्हीं को भावना कहते हैं। तो जब आप इस अवस्था में गए, क्रोध की अवस्था में हैं और आपको डिसीजन करना, आप आईएएस अधिकारी हैं, तो आप उस समय अपने निर्णय को टालने का प्रयास करिए, क्योंकि जब भी भावना से वशीभूत होकर कोई डिसीजन करेंगे तो वह डिसीजन इट इज ऑलवेज हार्मफुल। बाद में जब आप स्थिर मन से सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया और डिसीजन नहीं किया। क्योंकि जो भी इमोशन में, अभी आपने देखा कि चाइना में एक नया नियम आया है कि जो डाइवोर्स करना चाहता है, डाइवोर्स की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तो वो तो एक इम्पल्स होता है, एक आवेग होता है, एक भावना आती है जब आदमी ये डिसीजन करता है। तो वो कहा कि जब भी इस तरह की बात हो तो 30 दिन दोनों लोग साथ रहेंगे, 30 डेज, और इसके बाद फिर डाइवोर्स की अपील स्वीकार की जाएगी। तो देखिए, कोई भी आवेग आवे, कोई भी आपके अंदर भावना आती है, अच्छी हो बुरी हो, आप उस समय थोड़ा सा अपने डिसीजन को रोकिए। तीसरी चीज कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ अन्य तरीके भी होते हैं। हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, इसके लिए तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही कारगर है, मैं अपने जीवन में इसको धारण करता हूं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप हमेशा सोचिए कि हो सकता है इससे भी बुरा होता है, तब क्या होता। ये कम हुआ है, रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ टूट गया, अब आप परेशान हो गए। अब आप ये सोचिए कि यदि दोनों हाथ टूट जाता तब क्या होता है। अभी तो एक ही हाथ टूटा है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। पत्नी से टर्बुलेंस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आप खुद उससे उबरने का उपाय सोचिए कि अभी तो कम है, इससे भी बुरा होता तब क्या होता है। तो आप उसको मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, एक आदमी डिप्रेशन में था, डॉक्टर के पास गया, कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या करता हूँ बताइए, कोई उपाय, कोई दवा दीजिए। उसने कहा, डॉक्टर ने पूछा कि आप जब डिप्रेशन में जाते हैं तो करते क्या है। कहा, मैं मंदिर चला जाता हूँ। कहा, मंदिर? कहा, तो स्वाभाविक है, मंदिर जाते होंगे, भक्ति करते होंगे, भगवान का भजन करते होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस या डिप्रेशन थोड़ा दूर होता होगा। कहा, नहीं, मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर जा कर के वहाँ जो जूता चप्पल रखा रहता है इसको मिक्स कर देता हूँ। अब मिक्स कर देता हूँ तो लोग बाहर मंदिर से निकलते हैं तो अपना जूता चप्पल खोजते हैं, सब परेशान होते हैं, तो उनको मैं परेशान देख करके मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो देखिए, मैंने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इनका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि ये फॉर्मूला दे दिया जाए, 2 धन 2 बराबर 4 होता है और उस सब के लिए अप्लाई कर दीजिए। हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है और उस परिस्थिति के अनुसार हर एक व्यक्ति अलग अलग अपना एंगर को, स्ट्रेस को मैनेज करता है। इसमें और भी तरीका, आप डेनियल गोलमैन को पढ़ेंगे तो बहुत सारी तरीका बताते हैं
उसमें एक तरीका ये भी बताते हैं कि जो परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट करें जहाँ पर संभावना हो कि आप अस्थिर हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हमें अपने कमियों को आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़, सोशल अवेयरनेस। देखें, हम हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, समाज में अन्य व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी तो कमी है। आप जब क्रोधित होते हैं किसी चीज पर, तो आप ये सोच लेते हैं कि केवल मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। परंतु आप उस व्यक्ति की परिस्थिति क्यों नहीं सोचते हैं कि उसको किस परिस्थिति में इसने ऐसा किया। हमारे बच्चे छोटे थे तो बहुत तोड़फोड़ मचाते थे, तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर जटाशंकर सर के पास मैं गया। उन्होंने पूछा कि और क्या हाल चाल। हमने कहा ठीक है सर, बच्चे बेटा बहुत परेशान करता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको परेशान करता है, तुम बेटे को नहीं परेशान करते हो। छोटा सा था भाई, उसकी भी तो भावना समझो, वो दिन भर क्या करेगा, तो वो सोचता है कि तुम उसके काम में बाधक बन रहे हो। अब जब ये बात मैंने समझा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरा स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जान गया कि कोई भी परिस्थिति मेरे में कमजोरी है, अन्य में भी वीकनेसेस है। समाज की भी अपनी मर्यादा है, अन्य लोगों में भी कमियां हो सकती हैं। तो गुस्सा करना कोई समाधान नहीं है। हमें अन्य की कमियों को के प्रति जागरूक होना और उनके प्रति सिंपैथेटिक होना, उनको रिस्पेक्ट करना, ये होता है सोशल अवेयरनेस। इसी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि डेवलपमेंट टुवर्ड्स फेस, जो विकास होता है वो समाज उन्मुखी होना चाहिए। तो समाज के लोगों की कमियों के प्रति जागरूक होना और उनका मैनेजमेंट करना, ये होता है सोशल अवेयरनेस। अब आखिरी फॉर्मूला आता है, वो होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंधात्मक प्रबंधन। इसी को लीडरशिप कहते हैं, नेतृत्व। देखें, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं तो आपको हमेशा टीम स्पिरिट की भावना से कार्य करना चाहिए। आप ये मान लें कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर लूंगा, तो ये आपकी मिथ्या अवधारणा है, गलत अवधारणा है। वही जब कोई भी संस्था एक टीम स्पिरिट से काम करती है तो उसके रिजल्ट कुछ और आते हैं, उसके परिणाम कुछ और आते हैं। इसी को कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। और इस टीम स्पिरिट में व्यक्ति एक दूसरे की कमी को नहीं देखता है, उसकी अच्छाई को देखता है। ये भी बड़ी विडंबना ही है कि हर एक व्यक्ति अपनी अच्छाई को जानता है और हर एक व्यक्ति दूसरे की केवल बुराई को जानता है, उसकी कमजोरी को। हजारों कमियां बता देगा कि इनमें ये कमी है, लेकिन पूछा जाए कि आप में क्या कमी है तो नहीं बताता है। जो टीम स्पिरिट होता है वो टीम स्पिरिट में दूसरे की कमी तो देखेगा, लेकिन उसको नजरअंदाज करके उसके साथ मदद करेगा। अर्थात दूसरे की कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर व्यंग नहीं करना, उसका मजाक नहीं बनाना, बल्कि उसकी कमजोरी को अच्छाई में तब्दीली करना, ये टीम स्पिरिट होता है। और जहां कमजोरी लगे उसको फिल कर देना, वहां साथ दे देना,
ये टीम स्पिरिट होता है। तो टीम स्पिरिट में सबसे बड़ी चीज होती है कोऑर्डिनेशन, जुनून, जज्बा। अकेले नहीं कर सकते, लेकिन सब साथ मिल जाए तो कार्य आसान हो जाता है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी की सबसे बड़ी चीज होती है कि उस कंपोनेंट में, उस संस्था में जितनी भी कर्मचारी हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ये टीम स्पिरिट होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। इसमें भी 3 चीजें आती हैं, फीडबैक, मॉडलिंग और मेंटरिंग। जो फीडबैक होता है, जो अच्छा लीडर होता है, जो अच्छा संगठन करता होता है, या जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपना फीडबैक लेता रहता है। अर्थात क्या कमी है और क्या बेहतर हो सकता है, क्या इससे भी और बेहतर हो सकता है, इसको हम फीडबैक कहते हैं। और इसमें भी 3 चीजें आ जाती है। पहली चीज कि जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं, जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं, उसके जो एम्प्लाई हैं, उसके जो वर्कर हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, हर एक संस्था में कर्मचारियों के कुछ ग्रीवांस होते हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो उनकी कठिनाइयों को ध्यान से सुनता है और जहां तक हो सके यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास करता है, विधि के अंतर्गत। तो फीडबैक जब आप लेते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे टीम स्पिरिट की भावना तब आएगी हमारे अंदर या कर्मचारी के अंदर जब किसी के कोई ग्रीवांस नहीं हो, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी को बाहर घूमने जाना है, उसकी हर एक चीज़ों को ध्यान में रखना, ये टीम स्पिरिट होता है और ये फीडबैक होता है। और इसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना चाहिए दूसरी चीज, और वो है एप्रिसिएशन। संस्था में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, जो कमिटेड होते हैं। एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आप कभी उनकी प्रशंसा करने से, एप्रिसिएशन से न भूलिए, चूकिए नहीं। जब भी मौका मिले उनकी प्रशंसा करिए। जब आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो जो अन्य कर्मचारी हैं उनमें भी एक प्रेरणा, उनमें भी एक भावना जागेगी कि हमें भी करना चाहिए। आई कैन नॉट डू इट, मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी अच्छा करना चाहिए। एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन के साथ साथ कुछ इंसेंटिव भी देना चाहिए। आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कहने की बात नहीं है, आप करके देखिए किस तरह का जुनून लोगों के मन में आप पैदा कर देंगे। केवल एप्रिसिएशन, एक अच्छे शब्द बोल करके, एक अच्छे से व्यवहार करके, एक एप्रिसिएशन करके, कुछ इंसेंटिव दे करके उनके दिल को जीत सकते हैं आप। परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो काम से बचना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, वो खुद नेता होते हैं। आप कभी भी सरेआम उनको बेइज्जत मत करिए, उनको कन्विंस करने का प्रयास करिए, उनको समझाने के प्रयास करिए। और कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी वो होती है जब व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज कर दे, जब अभिवृत्ति को चेंज कर दे, ये अच्छा लीडर होता है। तो आप उन्हें कन्विंस करने का प्रयास करिए। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं
उनको हैम्पर्ड न करिए, उनको बेइज्जत न करिए, बल्कि उनको कन्विंस करिए, और कन्विंस करके ये लीडरशिप होती है, और तब सही रास्ते पर लाने का प्रयास करिए, और आप कर ले जाएंगे यदि आप में ये इमोशनल इंटेलिजेंस की क्षमता है। दूसरी चीज आती है वो मॉडलिंग, आदर्श। कहा जाता है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था का जो अध्यक्ष होता है वही उस संस्था का चरित्र होता है। तो जैसा हम चरित्र होगा उसी तरह दूसरे लोग भी धारण करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि संस्था के सारे कर्मचारी समय पर आएं, तो हमें खुद समय पर पहुंचना पड़ेगा। हम दिन में 12 बजे आवें और कर्मचारी से सोचें कि वो 10 बजे ऑफिस आ जाए, ये नहीं होता। जो मूल्य आप दूसरों में विकसित करना चाहते हैं वो मूल्य खुद में विकसित करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा लीडर हो पाएंगे। इसी को कहते हैं मॉडलिंग, आदर्श प्रस्तुत करना। तो प्रशासनिक अधिकारी में, उसके व्यक्तित्व में, उसके आचरण में, उसके कार्यशैली में कुछ ऐसी विशिष्टता होनी चाहिए जिससे वो प्रभावित कर जाए लोगों को। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आचरण करिए, दूसरे लोग खुद उसका अनुकरण करेंगे। और आखिरी चीज होती है मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब ये होता है कि देखिए, हर एक व्यक्ति हर एक चीज का एक्सपर्ट नहीं होता है, विषय विशेषज्ञ। जब कभी समस्या आती है तो आपको बाहर से लोगों को बुला करके और विचार विमर्श करना चाहिए कि इस समस्या का क्या बेहतर समाधान हो सकता है। यदि ऐसा कर गए आप, तो आप एक सफल अधिकारी होंगे। हमेशा ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वही सब सही है, बाकी सब मूर्ख है। आप सत्यनिष्ठ होने का मतलब नहीं कि पूरी दुनिया मूर्ख है, अचोर है, ये कहने का राइट किसी को नहीं है। आप अच्छे हैं, दूसरे भी अच्छे हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। और जब हम ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ साथ अन्य लोग भी अच्छे होते हैं, उसी समय आपका ईगो डाउन हो जाएगा और आप विनम्र हो जाएंगे। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सबसे बड़ा शत्रु ईगो का है, अहम का शत्रु होता है। ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो ईगोलेस पर्सन होता है, वो अपने कार्य पर ध्यान देता है, वो अहम उसको छू नहीं सकती है, क्योंकि जहां अहम है वहां द्वंद्व है, वहां युद्ध है, वहां शांति है, और तब वहां प्रगति नहीं है। परंतु जहां ईगोलेस है व्यक्ति, वहां समरसता है, वहां शांति है, और उसी शांति में ही डेवलपमेंट होता है। इसीलिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस की जहां तक बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब हम थियोक्रेटिक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये रूल बेस्ड नहीं हो सकता है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार नीतियों का निर्माण करती है, क्रियान्वयन करना आपको है, अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी। अब आप किस टेक्निक से शासन करते हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप कठोरता पूर्वक भी शासन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं जो आपके अगेंस्ट में आ जाएंगे। परंतु यदि आप भावनात्मक बुद्धि के आधार पर, भावनात्मक बुद्धि का सबसे बड़ी चीज होता है कि कन्विंस करना। इसीलिए आज जो आईएएस अधिकारी होता है वो तनाशाह नहीं होता है, बल्कि एक मैनेजरियल एप्टीट्यूड का व्यक्ति होता है, होना चाहिए। जब मैनेजरियल एप्टीट्यूड का व्यक्ति होगा तो उसमें सेवा भाव आएगी, और तब वो मूल्य आधारित शासन कर पाएगा। इसीलिए जब भी आपको कोई समस्या आती है तो हमेशा डेमोक्रेटिक पद्धति अपनाइए, लूज टेम्पर मत होइए।
उसको कन्विंस करिए, और यदि कन्विंस करके शासन करते हैं तो आप एक अच्छा प्रशासक हो जाएंगे। हालांकि ये भी परिस्थितियों के अनुसार वैरी करता रहता है कि जीवन में हम कैसे अपने आप को नियंत्रित करें, शासन के स्तर पर कैसे नियंत्रित करें। हमको तो लगता है कि केवल प्रशासन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए, अपना व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग होना चाहिए। और यदि आप हैं, एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, कैसे व्यक्ति को ईगोलेस बनाता है। एक आदमी था, उसकी पत्नी नाराज हो गई और नाराज होकर घर से जाने लगी, बहुत झगड़ा हुआ। तब उसने कहा कि ये बताओ तुम इस झगड़ा को समाप्त करने के लिए क्या लोगी। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया। उसने कहा कि बस वही तुम 3 शब्द बोल दो जो मुझे पसंद है। ईगो वाला पर्सन कहेगा मैं नहीं बोलूंगा, तुमको जाना है जाओ, लेकिन उससे और टर्बुलेंस होगा। तो उसने कहा कि आई लव यू। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ना ना ना। कहा आई लाइक यू, कहा ये भी नहीं, कहा आई मिस यू, कहा ये भी नहीं, तुम नहीं चाहते हो कि मैं रहूं, सामान लेके निकल गई। कहीं वो बोलो 3 शब्द जो मैं सुनना चाहती हूं। उसने कहा कि गलती मेरी थी, और जो ही उसने ये कहा कि गलती मेरी थी, पत्नी सारा सामान अंदर लेके चली आई, और जो अशांति थी, जो द्वंद्व था, वो समरसता और शांति में बदल गई। तो देखिए ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हाउ टू हैंडल टैक्टफुली द बिहेवियर और डायनेमिक्स ऑफ अदर पर्सन, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये आपके जीवन में भी होना चाहिए, परिवार के स्तर पर भी होना चाहिए। रिस्पेक्ट देना सीखिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करिए, तो देखिए एक अच्छे समाज की हम परिकल्पना कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर ख़त्म होता है।